Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 14th May 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूज़ को स्टैटिक से लिंक किया जाएगा और उसके दोनों को एक साथ मिक्स करके आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. सो चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ पहला आर्टिकल है हमारा फूड इन्फ्लेशन स्केल्ड 4 मंथ हाई इन अप्रैल. अब देखिए हम यहाँ पर बात करें किसकी, फूड इन्फ्लेशन की. अब ये जो टॉपिक है कई बार न्यूज़ में आ चुका है और आए दिन आपका ये न्यूज़ में आता ही रहता है. इन्फ्लेशन, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, इन्फ्लेशन की. इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में महंगाई कहते हैं. मतलब कि कल जो चीज़ यहाँ पर मुझे 10 रुपये की मिल रही थी, आज वही चीज़ मुझे 15 रुपीज़ में मिल रही है, 15 रुपये की मिल रही है. मतलब कल मैंने उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं पेन लेने गई, कल मैंने इस पेन का प्राइस 10 रुपये पे किया, बट आज मैं उस पेन का प्राइस कितने रुपये पे कर रही हूँ, 15 रुपीज़ पे कर रही हूँ. इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है. तो जो रेट में चेंजेस आता है इसे हम कहते हैं क्या, इन्फ्लेशन. अब क्या इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, कंट्री में अगर इन्फ्लेशन होता है तो ये अगर अच्छी बात है कि या फिर खराब है, हमें ये भी देखना होगा. लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, देखिए इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं. आपके जो इन्फ्लेशन होते हैं हम इसको दो इंडेक्स में रखते हैं. एक होता है आपका WPI, दूसरा होता है CPI. पहला है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स. पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है जो कंज्यूमर प्राइस पे करते हैं फॉर एनी गुड एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेन लेने के लिए गई तो मैंने उसका प्राइस यहाँ पर पे किया, तो मैं कंज्यूमर हूँ. उसके बाद यहाँ पर मैंने कोई सर्विस ली, मैंने कैब बुक किया या फिर मैंने कोई ट्रेन सर्विस ली, कुछ भी यहाँ पर XYZ सर्विस हो सकती है. आप किसी यहाँ पर कैफ़े में गए, वहाँ पर उन्होंने जो सर्विस दी आपने उसका यहाँ पर प्राइस पे किया. तो जो कंज्यूमर के पास डायरेक्टली, जो कंज्यूमर डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा है वो किसके अंदर आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आता है. होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो आपके होलसेलर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ये शॉपकीपर था, शॉपकीपर से मैंने यहाँ पे, मैं कंज्यूमर हूँ तो मैंने यहाँ पर ये पेन परचेस किया, लेकिन इस शॉपकीपर ने भी कहीं से ये जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उसको परचेस किया होगा. तो बट उसने होलसेल मतलब इकट्ठे का इकट्ठा एक साथ ही बहुत सारी चीज़ों को परचेस किया. तो ये क्या हुआ आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स. पहले इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए क्या होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता था. इट मीन्स कि यहाँ पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर चेंजेस आते हैं उसमें हमें इन्फ्लेशन दिखाई देता है, तो हम उसे यहाँ पर उस बेसिस पर आपकी क्या होगी, इन्फ्लेशन को देखा जाएगा और इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा. और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आइडियली कुछ हमने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है. फॉर एग्जाम्पल 246, आपको ये नंबर याद रखना. 4% आपका आइडियल इन्फ्लेशन होता है, मतलब कि अगर 4% इन्फ्लेशन है आपकी कंट्री में तो आपकी कंट्री क्या है, अच्छी स्मूथ रन हो रही. लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है, 6 तक पहुंचता है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होता है या फिर 4 से कम, मिनिमम 2 मैक्सिमम आपका 6 है. तो अगर 4 से कम, 4 से ज़्यादा अगर होने लगता है तो कौन एक्शन में आता है, आपकी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर एक्शन में आती है. और उसके बिहाफ में आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करती है, जो हमारे डिफरेंट रेट्स हैं लाइक रेपो रेट, ओके, रिवर्स रेपो रेट्स, इनको क्या किया जाता है, इसमें चेंजेस लाए जाते हैं. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. तो देखिए कंट्री में थोड़ा इन्फ्लेशन होना हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, जो हमने ये आइडियल टारगेट रखा हुआ है, अगर इससे ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी इकॉनमी. ओके, सो इतना आई होप आपको क्लियर होगा. अब हम समझते हैं किसके बारे में. पहले क्या होता था, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, टारगेट करने के लिए हम होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते थे, बट अब इसे चेंज करके हमने क्या कर दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किया. क्यों किया ऐसा, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स आते थे आपके, है ना. क्या आते थे,
सिर्फ गुड्स आते थे, सर्विसेज को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, क्योंकि देखिए हम सर्विसेज के भी तो चार्जेस पे कर रहे हैं। इसलिए अब क्या होता है यहाँ पर सर्विसेज को मतलब कि हम सीपीआई का यूज करते हैं इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। अगर सीपीआई में यहाँ पर चेंजेस दिखाई देते हैं, सीपीआई का जो इस इंडेक्स में हमें इन्फ्लेशन रेट ज्यादा दिखाई देता है, तो फिर आपकी आरबीआई एक्शन में आ जाती है। ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फूड इन्फ्लेशन। अब सीपीआई के अंदर भी ना वेरियस बास्केट्स होते हैं, मतलब कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रिटेल सीपीआई को हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर बाय फॉर पर्सनल यूज इंक्रीज ओवर टाइम। अगर यहाँ पर सीपीआई इंक्रीज होता है ओवर द टाइम, तो हम इसमें यहाँ पर रेट में आपका आता है। इट मेजर्स द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज दैट टिपिकली परचेज बाय हाउस होल्ड। इसमें आपका फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल केयर, सारी चीजें इसमें आपकी इंक्लूड होती हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि सीपीआई में क्या है, हमारी सारी चीजें फूड से लेकर ये भी है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं सीपीआई में, हम किसकी बात कर रहे हैं, फूड एंड फ्यूल। अब हमने यहाँ पे दो टर्म और पढ़े हैं, कौन सा, एक होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि सीपीआई में जितने भी चीजें हैं हमने सबको मिलाकर कर दिया हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन इस हेडलाइन इन्फ्लेशन से हमने फूड एंड फ्यूल को माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों जो आइटम है, एक तरीके से ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, वो हम ऐसा कह सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। ये किस पर डिपेंड करता है, फ्यूल की बात करते हैं। अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से फ्यूल के प्राइसेस आपके इंक्रीज हो गए। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल सिनेरियो में कुछ चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन में चेंज आता है, मतलब कि रेट में चेंज आता है, तो मतलब हमारा जो ये जो पर्टिकुलर ये जो प्रोडक्ट है, ये आइटम है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब फूड की बात करते हैं, फूड में भी फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर बारिश अच्छी नहीं हुई, रेनफॉल पैटर्न अच्छा नहीं हुआ, इरिगेशन सिस्टम नहीं मिला, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ। प्रोडक्शन ज़्यादा ना होने की वजह से क्या होता है कि सप्लाई कम हो रही, तो मतलब उस चीज़ का क्या होगा, जो प्राइस है वो और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये जो फूड एंड फ्यूल है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन निकल कर आता है। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमें ये दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है। अब हम इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि WPI एंड CPI में क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन की बात करते हैं, सो अमाउंट टू द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल। यहाँ पर अगर होलसेल लेवल पर कमोडिटीज की प्राइसेस में चेंज आता है तो वो किस में आता है, आपका WPI में आता है। नाउ CPI की बात करते हैं तो इंडिकेट्स दैट द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द रिटेल लेवल। रिटेल लेवल पर अगर यहाँ पर कोई प्राइसेस में चेंज आता है तो वो किस में आता है, आपका CPI में आता है। पब्लिशिंग ऑफिस दोनों के अलग अलग है, कौन CPI का जो डेटा है वो अलग ऑफिस पब्लिश करती है और WPI का अलग। ओके, सो WPI का कौन यहाँ पर पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा WPI यहाँ पर क्या होता है, पब्लिश होता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो आपका NSO है, ये CPI का जो डेटा है NSO के द्वारा यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। कम्युनिटीज की बात करते हैं, WPI में सिर्फ आपकी गुड्स हैं और CPI में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। इन्फ्लेशन मेजर की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन दोनों में आपका क्लियर है। यहाँ पे प्राइसेस कौन पे करता है, तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो होलसेलर्स को प्राइस पे करते हैं, है ना, होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में होता है, और इसमें हम कंज्यूमर्स आते हैं जो कंज्यूमर को प्राइस पे करते हैं। इसमें एक बेस ईयर भी रखा गया। अब हम इन्फ्लेशन को यहाँ पर टारगेट करें तो हमें किसी ना किसी चीज से यहाँ पर उसको कंपेयर करना होगा। हम जैसे कि कल और आज के बीच में कंपेयर करें कि मैंने ये पेन कल खरीदा था तो मुझे 10 रुपीज का पड़ा था, लेकिन आज ही ये पेन मैंने परचेस किया तो ये मुझे 15 रुपीज का हुआ। कितने रुपीज का, 15 रुपीज का। तो मैंने ये जो 15 रुपीज का प्राइस है कब से कंपेयर किया, मैंने कल से, मतलब जो मेरा कल था उससे मैंने कंपेयर किया। तो यहाँ पर एक बेस ईयर हम रखते हैं, उस बेस ईयर के बेसिस पर क्या होता है,
हम इन्फ्लेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो दोनों के लिए बेस ईयर जो आपका है इसमें 11 एंड 12 है और सीपीआई में भी आपका 12 है। अभी तक ये जो बेस ईयर है वो रिवाइज नहीं हुआ है, अब ये रिवाइज हो भी सकता है आगे। ओके, सो आपको डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। सो ये क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 टू कॉन्स्टिट्यूट एमपीसी। हम यहाँ पर बात करते हैं 2016 में जो फाइनेंस एक्ट इंडिया का, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड किया 2016 में, जिससे क्या हुआ, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर आती है। Okay, it was tasked with framing monetary policy using tools like repo rate, reverse repo rate, bank rate and cash reserve ratio। तो यहाँ पर जो टूल्स हैं, ये हमारे 4 टूल्स हैं, आपको याद रखना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और CRR। तो ये टूल्स हैं, इनको हम किस तरीके से फ्रेम करें जिससे कि हमारा जो इन्फ्लेशन है कंट्री में, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, इन टूल्स का यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना, फ्रेम करने का काम किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। ओके, सो इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 45 ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट दैट वाज अमेंडेड इन 1934। फंक्शन की हमने बात करी ली कि इनका काम क्या है। कंपोजिशन इज इंपॉर्टेंट, इससे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपोजिशन से, और कंपोजिशन से रिलेटेड यहाँ पर एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया है और वेरियस एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो द कमिटी विल हैव 6 मेंबर्स। इस कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, आपके 6 मेंबर होंगे। 3 हम ऐसे बात करते हैं, ठीक है। 3 जो होंगे यहाँ पर गवर्नमेंट जो होगी आपकी वो नॉमिनेट करेगी, ठीक है। और जो 3 मेंबर्स होंगे अदर इसमें, तो द अदर 3 मेंबर्स वुड बी फ्रॉम द आरबीआई, द गवर्नर from being the ex officio chairman, deputy governor of RBI in charge of the monetary policy will be a member as also executive director of the central bank। ओके, सो यहाँ पर 3 आरबीआई की तरफ से होंगे और 3 आपके यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टेबलाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज इन चेंजिंग टाइम। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया और नेपाल। नेपाल क्या है, इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है। लोकेशन देखते हैं सबसे पहले। सो ये हमारा प्यारा भारत और उसके बाद हम बात करेंगे ये नेपाल। ओके, सो नेपाल की लोकेशन हमारे लिए, नेपाल क्या है, एक हमारे लिए बफर जोन की तरह, बफर स्टेट की तरह भी काम करता है। बफर स्टेट मतलब कि जब किसी 2 बड़ी चीज के बीच में कोई छोटी चीज आ जाती है तो एक तरीके से वो बफर का काम करती है। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो नेपाल है वो बफर स्टेट का, बफर नेशन की तरह एक काम करता है। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल पहले एक, इसमें आप आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया कि नेपाल स्टार्टिंग में जो पहला था वो कैसा था, एक हिंदू नेशन था। कैसा, उसने अपने आप को डिक्लेयर करके रखा था कि वो एक हिंदू नेशन है। लेकिन फिर वेरियस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है, सारी चीजें होती हैं, फिर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो ये जो उत्तराखंड वाला जो रीजन है ना, यहाँ से एक रिवर है आपकी काली रिवर। इंडिया और नेपाल के बीच में और भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं। अब डिस्प्यूट्स की हम बात करते हैं मेनली, तो डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो डिस्प्यूट है, किसका मेजर जो डिस्प्यूट है वो किसका है, हमारा काली रिवर का डिस्प्यूट है। काली रिवर का जो डिस्प्यूट है वो कैसा है, ये जो काली रिवर, ये उत्तराखंड, आपका देखो ये लिप्याधूरा पास भी है यहाँ से, और ये काली रिवर है। तो देखिए ये कहा जाता है कि जो काली रिवर ये आपकी ऐसे यहाँ पर जा रही है, तो उनका ये कहना है नेपाल का कि काली रिवर के इस साइड वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये काला पानी वाला आपका रीजन है, ये लिपू लेक पास आ गया आपका, तो ये जो पूरा रीजन है वो किसका है, यहाँ पर नेपाल का है, और उसके इस साइड वाला वो इंडिया का है। लेकिन इंडिया क्या क्लेम करता है, यहाँ पे इंडिया अलग क्लेम करता है। अब क्या इसके लिए यहाँ पर कोई मतलब कि हमारे लिए इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोई एग्रीमेंट, ये सारी चीजें नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट था, ये देखिए, काला पानी इज अ वैली दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट इज सिचुएटेड इन द कैलाश माउंटेन, सॉरी मानसरोवर रूट, ये आपका जो कैलाश मानसरोवर रूट है वहां पर आपका लोकेटेड है। काला पानी इज एडवांटेजेस लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 20,000 फीट एंड सर्व एज ऑब्जर्वेशन पोस्ट फॉर दैट एरिया। ये जो काला पानी रीजन है इसकी बहुत ज्यादा ही हमारे लिए एडवांटेजेस हो जाती हैं, ये हमारे लिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह काम करता है। काली रिवर इज द काला पानी रीजन, मतलब जो काली रिवर जहां से पूरा ये जाती है, तो ये पूरा आपका काला पानी रीजन यहाँ पर आ जाता है। ओके, ये यहाँ पर
ये क्या करता है, इंडिया और नेपाल के बीच को बॉर्डर को डिमार्केट करता है। ये जो काली रिवर है एक तरीके से इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर डिमार्केशन का काम करती है। सो यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली, साइंड बाय द किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया आफ्टर द एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1816। 1816 में यहाँ पे एंग्लो नेपाली वॉर होता है, जहाँ पर क्या होता है, ये ट्रीटी साइन की जाती है, जहाँ पर ये कहा गया था कि काली रिवर एज नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विथ इंडिया, कि काली रिवर क्या है, यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री है। सो इसी के चलते यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होता रहता है, थोड़ा सा ये डिस्प्यूट होता है। और यहाँ पर क्या क्या अदर चीजें हैं, अब देखिए धीरे धीरे पहले हमारे रिलेशन, पहले नहीं अभी भी हमारे रिलेशन नेपाल के साथ अच्छे हैं, बट जो पहले थे उसके कंपैरिजन में आज के टाइम पे हमारे रिलेशन इतने अच्छे यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, पहला रीजन देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, अभी नेपाल में जो इलेक्शन हुए वहाँ पे पार्टी चेंज हुई। अब एक तरीके से यहाँ पे जो पार्टी है वो थोड़ी वो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी है मतलब कि वो ज़्यादातर कैसी होगी, उसका जो रुख होगा वो प्रो चाइना एंड एंटी इंडिया होगा। इसी के चलते हमने ये देखा कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने सबसे पहले अगर वहाँ पे कोई इलेक्शन विन होकर आते थे तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया के विजिट में आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो चाइना के विजिट में गए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसको भी नेपाल के द्वारा क्या किया गया, आपका साइन किया गया, इसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो अभी यहाँ पर ये हो रहा है। उसके साथ हाई मिलिट्री लेवल जो विजिट्स हो रही हैं नेपाल और चाइना के बीच में, तो एक तरीके से यहाँ पर चाइना के इंटेंशंस आर वेरी क्लियर टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन नेपाल, की चाइना क्या करना चाहता है, नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस को यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहता है। सो इंटरेस्टिंगली द रिवाइवल ऑफ द far left being accompanied by a strong clamor from forces on the far right, which include calls for the restoration of the institution of monarchy and Nepal's Hindu identity। तो एक तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मोनार्की है, चाइना क्या चाहता है कि यहाँ पे फिर से मोनार्की आ जाए एक तरीके से, और मतलब ये पूरी चीज वो नेपाल को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है। आपका एक ये मेन रीजन यहाँ पर आ जाता है। ओके, सो हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि पहले नेपाल क्या था, एक अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने हिंदू रख के रखा था कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू नेशन है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीजें आती हैं और उन्होंने अपने आप को यहाँ पर सेक्युलर यहाँ पर डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसमें इस आर्टिकल में वैसे इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है आपके लिए, बस आप लोगों को यहाँ पर इंडिया नेपाल के टाइज के बीच में जो चेंज, टाइम के साथ साथ यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, अब उसे यहाँ पर टाइम आ गया है इंडिया को कि उसे स्टेबलाइज किया जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम सबसे पहले जो पीपल टू पीपल टाइज है इसे इंक्रीज करना होगा, है ना, पीपल टू पीपल टाइज इंक्रीज करना होगा। और अब हमें यहाँ पर जो पहले का टाइम था और अब का टाइम है, वो दोनों चीज़ों में यहाँ पर डिफरेंस है। पहले का टाइम एक अलग था और आज का टाइम अलग है। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम वो चीज़ नहीं दिखा सकते कि हम एक बड़े नेशन हैं तो छोटे नेशन को हम दबा कर रख सकते हैं। हमें अपना ये जो एटीट्यूड है उसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। सो ये कुछ यहाँ पर वे फॉरवर्ड्स लिए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेशियो आर कंटिन्यूइंग ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पॉवर्टी क्या हो रही है, पॉवर्टी का जो रेशियो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। कैसे पता हमें ये, तो यहाँ हाल ही फिलहाल में अभी क्या हुआ है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022 एंड 23, ये यहाँ पर एनएसएसओ के द्वारा रिलीज किया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा क्या हुआ है, आपका हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है हमारे इंडिया में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। मतलब लोग यहाँ पर बहुत अब क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड ज्यादा कर रहे हैं। सो लेड टू अ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ट्रेंड by many researchers. Some of these studies also discuss compatibility of data and measurement issue. अब देखिए इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजें दी गई हैं कि हम कैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर होते हैं। लाइक आपका यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड होता है, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड होता है और मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस होता है। तो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ वेरियस कमिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है। हम उन कमिटीज को क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी कमिटी है और किस बेसिस पर यहाँ पर टाइम के साथ हमने क्या किया है, पॉवर्टी को डिस्कस किया है कि पॉवर्टी को हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडिया में कैसे पॉवर्टी का एस्टिमेशन होता है। सो पहले आपकी सबसे पहली कमेटी आती है वी एम दांडेकर एंड एन रथ।
ठीक है, ये कमिटी आती है। सो बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे डेटा, तो यहाँ पे मेड अ सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन 1971। इन्होंने क्या किया, जो एनएसएस का डेटा आया उससे पूरा एक उसका एनालिसिस किया, असेसमेंट किया, और उन्होंने 1971 में क्या किया, पॉवर्टी को बताया। While the previous estimation had stressed on subsistence living on basic minimum needs as a criteria for poverty line, VM Dandekar and Rath suggested that poverty lines criteria must be based on the expenditure that would provide 2250 calorie per day both in rural and urban area. So what it says, ये कमेटी ने क्या कहा कि अगर रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों में यहाँ पे 2250 कैलोरीज हम क्या कर पा रहे हैं, उसके लिए एक्सपेंडिचर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि इस बेसिस पर हम क्या कर पा रहे हैं, पावर्टी को यहाँ पर एस्टिमेट किया गया। उसके बाद आपकी आती है अलग कमेटी 1979 में। उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट कमेटी आती है लखवाड़ा कमेटी 1993। नाउ यहाँ पर हमारे लिए जो मेजर कमिटीज हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली आपकी तेंदुलकर कमेटी 2009 में आती है। ओके, सो दिस कमेटी चेयर्ड बाय सुरेश तेंदुलकर गेव द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, क्या क्या, अ शिफ्ट अवे फ्रॉम कैलोरीज कंजप्शन बेस्ड ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन। यहाँ पर जो पहले क्या था, कैलोरीज का कितना कंजप्शन हो रहा है उस बेसिस पर हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करते थे, लेकिन ये उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर जो ये कैलोरीज कंजप्शन है इससे यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया। अ यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। उन्होंने एक बास्केट प्रिपेयर किया कि इतना इतना बास्केट होना चाहिए उस रूरल और अर्बन एरिया पे, उस बेसिस पर हमें पॉवर्टी को एस्टिमेट करना चाहिए। A change in the price adjustment procedure to correct spatial and temporal issues with price adjustment, incorporation of private expenditure on health education while estimating poverty। तो जब भी हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करें तो हमें यहाँ पर सिर्फ आपके फूड पर ही फोकस नहीं करना है, उसके साथ साथ जो हमारा प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, लाइक हमारा हेल्थ पर कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, हम एजुकेशन पर कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, इस चीज पर भी हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा। सो द कमिटी यूज द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। कमिटी ने यहाँ पर क्या किया, एक मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को वो किया, एंड टू अपोज यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड यूज्ड बाय अर्लियर कमिटीज। तो यहाँ पर पहले एक यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड होता था, लाइक यूनिवर्सली जिसको फोकस की, आपको अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही मतलब कि आप गरीब नहीं है, ऐसा कहा जाता था। तो अब हमने क्या किया, एक मिक्स्ड रेफरेंस लाया जिसमें कि हम जो हमारे प्राइवेट एक्सपेंडिचर हैं, खाना तो ठीक है हमें मिल रहा है, कैसे भी करके हम अपना पेट भर लेंगे, लेकिन क्या हम अदर फैसिलिटीज को भी यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी इसमें हमें इंक्लूड करना होगा। तो ये आपकी तेंदुलकर कमेटी हो गई। उसके बाद आपकी आती सी रंगराजन कमेटी 2012। उन्होंने क्या किया, द प्लानिंग कमीशन क्रिएटेड अ न्यू पैनल ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन दैट वुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मेथड टू आइडेंटिफाई पॉवर्टी लेवल। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्जामिन डाइवर्जेंस बिटवीन द कंजप्शन डेटा प्रोवाइडेड बाय एनएसएसओ एंड द नेशनल अकाउंट्स एग्रीगेट, रिव्यू द इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड। यहाँ पर जो इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स है उन्हें रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद रिकमेंड हाउ दीज मेथड कैन बी लिंक टू एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर वेरियस पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, बहुत सारी योजनाएं लेकर आती हैं कि हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एनएसएसओ के द्वारा आपका डेटा भी रिलीज होता है, तो आपको इन दोनों को क्या करना है, एक तरीके से कंबाइन करना है और उसके बाद यहाँ पर रिव्यू करना है, रिकमेंडेशंस देनी है। सो द कमिटी सबमिटेड इज फाइनल रिपोर्ट इन 2014। द रिपोर्ट डिसमिस्ड द तेंदुलकर कमिटीज एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लेवल इन इंडिया। द रिपोर्ट सेड दैट मच हायर इन 2011-12 एट 29.5% ऑफ द पॉपुलेशन, which means that 3 out of 10 people in India were poor। तो इन्होंने क्या किया, जो तेंदुलकर कमेटी थी उसको उनका जो एस्टिमेशन था उसको यहाँ पर पूरी तरीके से डिसमिस किया, और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को यहाँ पर लिंक करेंगे, क्योंकि अब जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके के बेसिस पर यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन की हम बात कर रहे हैं, देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। सो यू विल सी लाइक अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ऑन इनइक्वालिटी प्रोवाइडेड बाय सुब्रमणियन बिटवीन 2011 and 12 and 22 and 20, the Gini coefficient declined from 0.278 to 0.269 for rural areas। तो यहाँ पर जो गिनी कोफिशिएंट है, उन्होंने कहा कि जो हमारा गिनी कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अच्छी बात है हमारे लिए। अभी गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें एक्चुअली 2 नंबर होते हैं आपके, एक होता है 0 और एक होता है 1। अगर 0 है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपकी कंट्री में पूरी तरीके से क्या है, इक्वालिटी है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। तो अभी हमारा
और 1 है तो इसका मतलब क्या है, आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो गिनी कोफिशिएंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है यहाँ पे। गिनी कोफिशिएंट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री। ये क्या है, हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए एक इंडिकेटर है। ओके, सो द गिनी कोफिशिएंट मेजर्स द डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन, कि मतलब कि ये हमारी पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा इक्वालिटी है, इनकम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पर मेजर करता है। ओके, सो 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, और 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो जो नंबर होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो 0 पॉइंट, जैसे अभी हमने बात करी 269, ये सारी, तो इंडिया का क्या है अभी बीच में, ना तो 1 में है ना तो 0, मतलब अभी हम बीच में यहाँ पर अटके हुए हैं। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द इम्पैक्ट ऑफ 50 ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन ऑन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। अब देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि 50 सालों में अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है। हम वर्ल्ड वाइड बात करें, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया में बात करें। आप ये चार्ट्स देखिए, आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मिसल्स के जो केसेस थे, यहाँ पर 93.7 मिलियन हुए हैं। टिटनेस हुआ आपका, पर्टुसिस, ट्यूबरकुलोसिस, हिप डिसीज, एस निमोनिया, पोलियो, येलो फीवर, तो ये कुछ यहाँ पर केसेस बताए गए। अब here you will see कि in the last 50 years the lives of about 150 million children have been saved due to vaccination। यहाँ पर 50 सालों में हमने 150 मिलियन जो बच्चे हैं उनकी लाइफ को सेव किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीन। ये वैक्सीन के कारण यहाँ पर जो डिफरेंट डिसीजेस है उनसे वो फाइट कर पाए और उन्होंने अपनी लाइफ को एक तरीके से वो सेव है। ओके, सो फॉर इंस्टेंस द मेसल वैक्सीन रेट इंक्रीज फ्रॉम लेस देन 20% इन 2000 टू 70% बाय 2021। अब हम ये मिसल्स की जो वैक्सीन है 2000 में यहाँ पर सिर्फ 20% ही लोग थे जो इसकी वैक्सीन ले रहे थे, लेकिन अब इसका जो नंबर है वो बढ़कर कितना हो चुका है, 70% हो चुका है। लाइक सिमिलर पैटर्न वॉज सर्व बाय द केस ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट DTP। यहाँ पे जो टिटनेस वगैरह के जो आपके वैक्सीन लगते हैं इसमें भी सिमिलर हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट है, इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट वो आपका डिक्रीज हुआ है। ओके, सो इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट फ्रॉम अराउंड 10% इन 1974 टू 3% इन 2024। 1974 में ये इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट आपका 10% था और 2024 में इट इज नाउ ओनली 3%। तो यहाँ पर धीरे धीरे मतलब कि वैक्सीन क्या हो रही है, इफेक्टिव हो रही है। लेकिन अभी भी हम क्या बात करते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं वो वैक्सीन को लेकर यहाँ पर उनको एक हेजिटेंसी है, स्पेशली आफ्टर द कोविड के बाद से और ही ज़्यादा लोग यहाँ पर घबरा गए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारी जो फेक न्यूज़ेस और ये सारी चीज़ों को पढ़कर क्या होता है, लोग यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेंस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि नहीं अगर ये हमने वैक्सीन ली तो इससे ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने देखा कि the reason why is shared children fully against measles according to the World Health Organization. The Western Pacific region saw the most drastic increase in the vaccination coverage from 2% in 2000 to 91% in 2021। हमारा जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें कवरेज देखने को मिली। 2000 में ये सिर्फ 2% था, बट इन 2021 इट इज़ नाउ 91% कवरेज हमें देखने को मिली है। ओके, सो इंडिया में क्या कोई प्रोग्राम है वैक्सीनेशन को लेकर, तो हाँ, आप लोगों ने इंद्रधनुष का नाम तो सुना ही होगा। ओके, सो मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं, बट उससे पहले भी हमारे पास एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया ये आपका 1978 में आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आता है, लेकिन फिर 1985 में क्या होता है, इसका जो नाम होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है। सो मॉडिफाइड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो UIP प्रिवेंट मोर्टेलिटी एज मॉर्बिडिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। तो इसमें हम 12 वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम डिसीज को प्रिवेंट कर सकें। ओके, हियर उसके बाद फिर आपका क्या होता है, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाते हैं, बट इन द पास्ट ईयर हमने ये देखा कि जो हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो थोड़ा सा स्लो हो गया, स्पेशली 2009 और 13 के बीच में। फिर हमने इस रेट को एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब जो हमारी कवरेज थी उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या लेकर आए, मिशन इंद्रधनुष लेकर आए। ओके, और जो आपका 2015 में इम्प्लीमेंट होता है, जिससे कि हम फुली इम्यूनाइजेशन जो कवरेज हमारा वो 90% तक पहुंचा। सो मिशन इंद्रधनुष क्या है आपका, सो डिपिक्टिंग 7 कलर ऑफ द रेनबो टारगेट टू immunize all children against 7 vaccine preventable disease, namely
डायपिथेरिया, pertussis, टिटनेस, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मेलिसिस। तो ये कुछ 7 आपके मेन डिसीज है जिससे हमें प्रिवेंट करना है, और जो 12 वो वैक्सीन है वो तो आपकी अलग है। ओके, इट लॉन्च द फुली इम्यूनाइज, इसमें हमने 89 लाख चिल्ड्रन जो हैं 89 लाख चिल्ड्रन और उससे ज़्यादा जो चिल्ड्रन है वो अनवैक्सीनेटेड है और पार्शली वैक्सीनेटेड है अंडर UIP। तो उन्हें हमें, हमारा टारगेट ये था कि उनको क्या करना है, पूरा इसमें कवर करना है। इट प्रोवाइड वैक्सीन अगेंस्ट 12 वैक्सीन, यहाँ पर जो हमारे 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है, तो ये आपकी पूरी 12 के नाम लाइक वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिसिस, न्यूमोनिया। तो इन सब जो 12 आपकी VPD हैं, इसके अगेंस्ट भी हमें क्या करना है, वैक्सीन प्रोवाइड करना है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आता है। ये आपका 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है फिर से। इसका जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि covering all children under the age of 2 and pregnant women for immunization who were not covered under the UIP। कि तो यहाँ पर जो 2 साल तक के जितने भी बच्चे हैं और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, सबको हमें क्या करना है, इम्यूनाइज करना है। ओके, फिर ये आपका जो दिस प्रोग्राम वॉज इंटेंसिफाइड द मिशन इंद्रधनुष दैट हैड बीन लॉन्च्ड इन 2014। फिर आपका इंद्रधनुष मिशन जो है आपका फिर से आता है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। ये कब लॉन्च होता है आपका 2019 में, टू कंटिन्यू अप टू मार्च 2020। तो ये मार्च 2020 तक आपका कंटिन्यू रहता है। इसमें हमने मिशन में क्या किया, जो ट्राइबल एरियाज है इस और जो पीपल, जो एरियाज आपके हार्ड टू रीच हैं, उनको भी इसमें कवर किया गया। फिर आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 आता है। ये कब लॉन्च किया जाता है, आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या होता है, ये जो कवरेज होती है हमारी ड्यू टू पैंडेमिक, यहाँ पर हम उस कवरेज को मतलब फुलफिल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीन से यहाँ पर मिस्ड हैं। तो जो मिस्ड पीपल थे, जो मिस्ड यहाँ पर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वेमेन है, उनको इस पर मेनली फोकस किया गया। फिर आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 आता है। अभी यहाँ पर 5.0 आने की भी बात चल रही है। सो इट विल इंश्योर दैट रूटीन इम्यूनाइजेशन, मतलब कि रूटीन यहाँ पे इम्यूनाइजेशन हो रहा है। सर्विसेज रीच अनवैक्सीनेटेड, यहाँ पे जितने भी अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, उन सबको क्या करना है, इसमें कवर अप करना है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज UN linked body differs accreditation of NHRC इंडिया। यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए इस आर्टिकल को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको एक तरीके से आपका एक्रेडिशन दिया जाता है। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, NHRC को यहाँ पर जो हमें एक मिला था एक्रेडिशन, अब इसमें चेंज करने की बात की जा रही है। सो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, GANHRI wanted us make some structural changes and incorporate a few suggestions given by them। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये रेटिंग जो है अगर A से B में चली जाती है तो क्या इसका फर्क पड़ेगा, हाँ फर्क पड़ेगा। हम यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपका रेटिंग होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इनका ये कहना है कि जो ये बॉडी है आपकी GANHRI, इनका ये कहना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं कर रही है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनका ज़्यादा आपको इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। अगर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं और जो सजेशन वो जो हमारे सजेशन है उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फिर इनके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। ये आपकी एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखिए इसमें टोटल अगर हम बात करते हैं, सो NHRC कंप्राइजेस अ चेयरपर्सन एंड 5 फुल टाइम मेंबर, मतलब इसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं आपके। ओके, और 7 यहाँ पे डीम्ड मेंबर है, मतलब कि जो आपके वेरियस यहाँ पर लाइक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो इनके जो मेंबर्स है वो अल्टीमेटली मतलब एक तरीके से यहाँ पर इस बॉडी के मेंबर्स बन जाते हैं। अब जो हमारे 6 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो सुप्रीम कोर्ट के। ओके, और एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रह चुके हैं। 5 मेंबर्स में अब जो अदर 5 मेंबर्स आते हैं, तो द 1 मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के
मतलब मेंबर रहे हों। और सेकंड पर्सन यहाँ पर कौन आ जाएगा, अ मेंबर हु इज और हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पर रहे हों। ओके जो अब देखिए 3 मेंबर्स यहाँ पर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम अदर 3 की बात करते हैं, तो अदर 3 मेंबर्स यहाँ पर जो होते हैं जिसके पास यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मैटर्स में, सारी चीज़ों में, तो वो इसके यहाँ पर मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन इन 3 में से वन यहाँ पर एटलीस्ट वन विमेन जरूर यहाँ पर होनी चाहिए। ओके इनको अपॉइंट कौन करता है इन मेंबर्स को, तो ये मेंबर्स अपॉइंट होते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। यहाँ पर आपकी 6 मेंबर कमिटी है, ये कमिटी क्या करती है, इन मेंबर्स के नाम को रिकमेंड करती है, देन आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं। अब कौन कौन है ये 6 मेंबर में, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन, ओके राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये आपके 6 मेंबर्स हैं, वो नाम को रिकमेंड करते हैं और उस बेसिस पर जो प्रेसिडेंट होते हैं मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके सो ये बॉडी की बात करते हैं जो आपका ग्लोबल एजेंसी एफिलिएटेड टू ह्यूमन राइट बॉडी डिफर एनएचआरसी एक्रेडिशन। तो यहाँ पर जो ग्लोबल एजेंसी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे, ये एक यूनाइटेड नेशन का ट्रस्टेड पार्टनर है। ये 1993 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था एज द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये क्या करती हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में आपके जो ह्यूमन राइट कमीशंस हैं उनको यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको ये यहाँ पर इतना याद रखना है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया ईरान साइन जाबार पोर्ट ऑपरेशन पैक्ट। अब देखिए ये जो जाबार पोर्ट हमारा पैक्ट था, ये कब साइन हुआ था आपका 2015 में। अब यहाँ पर अभी क्या हुआ है, आफ्टर द 8 ईयर कंक्लूडिंग द जनरल फ्रेमवर्क इन कॉपरेशन ऑफ द जाबार पोर्ट, इंडिया एंड ईरान ऑन मंडे साइंड अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट्स ऑपरेशन। तो इंडिया और ईरान ने यहाँ पर जो 10 साल का आपका इसके ऑपरेशन का, मतलब यहाँ पर हम 10 साल तक क्या कर सकते हैं, ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ है। तो लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोकेशन देखते हैं। सो ये है इंडिया, आप सभी को पता है। मुंबई से यहाँ पर देखिए ग्वादार पोर्ट, यहाँ पर चाइना के द्वारा ये ग्वादार पोर्ट क्या किया जा रहा है, चाइना के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो हमने ईरान में यहाँ पर क्या किया, जाबार पोर्ट को यहाँ पर डेवलप किया। अब ये आपका ऑपरेशनलाइज हो चुका है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, डायरेक्टली हम अफगानिस्तान और इस तरफ से चल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं था। तो अच्छे ना होने के कारण हम ये जो रूट था हमारा, है ना, पाकिस्तान से होते हुए जो हम जाते थे, वो अभी एक तरीके से बंद था। इसलिए हमने क्या किया, इस रीजन तक अगर हमें पहुंचना है, सेंट्रल एशिया तक, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना था। तो हमने जाबार पोर्ट को यहाँ पर किया। अब ये क्या हो चुका है, आपका 10 सालों के लिए यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो चुका है। ओके सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।